ठंडी और बेपरवाह डायरेक्टर ने मुझे दो विकल्प दिए। पहला, शादी कर लूं और गो परिवार का दामाद बन जाऊं, लेकिन ये सिर्फ एक नाम का रिश्ता होगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकती और ये सुरक्षित भी नहीं है। दूसरा, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और हम इस मामले को यहीं भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम अजनबी बन जाएंगे। उसने मेरी तरफ एक चालाक मुस्कान के साथ देखा। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं पहला विकल्प चुनता हूँ। मैंने यकीन न करते हुए पूछा, तुम्हें एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं है? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार का दामाद बनने में ऐसा क्या खास है? क्या तुम्हें दिखावा बनाए रखने के लिए कंपनी की मदद चाहिए? ये किसी कैद में रहने से अलग कैसे है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं अपने पैसे मिलने का इंतजार करूंगा। अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए कोई प्यार करने वाली लड़की ढूंढूंगा। वही सबसे बेहतर है। डब्ल्यू परिवार का दामाद बनने की परवाह किसे है? ये आदमी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? इस सर्कल में कौन मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा? इन आदमियों की बातों से तो लगता है जैसे इनका पति बनना जेल में रहने जैसा है। और तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये तो आप पर निर्भर करता है मिस्टर वो। इसकी क्या वैल्यू है? उसके कहने का मतलब है कि मेरी वैल्यू बहुत कम है, जैसे मेरी कोई कीमत ही ना हो। और मैं कम पैसे भी तो नहीं ले सकता, सही ना? आप वॉर आर्टिकल्स में अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं वनान न्यान इसमें नहीं फंसने वाला। मैं सालों से बिजनेस में हूँ। मैंने सुना है कि होटल के मैनेजर लू ने एक गलती के लिए तुम्हें 5 मिलियन का कॉम्पेंसेशन दिया था, तो मैं भी तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ। मिसेस यू की गलती गलत रूम की वजह से थी, और तुम अगर देखते हो कि रूम में कोई है तो क्या तुम चले नहीं जाते? मेरे पास यह शक करने की वजह है कि वे कोई गलती नहीं थी, और अगर ऐसा है तो 5 लाख सही है। अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो इतनी रकम चुकाना सही है। तुम्हारी कीमत बहुत कम है मिस्टर ली। पैसे आपके लिए हैं। ऐसा कैसे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं तुम्हें उतना ही दे रही हूं जितना होटल ने दिया? इसका मतलब है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी लिमिट्स की कीमत बस उतनी ही है। हिसाब लगाओ और देखो कि तुम्हारी खुद की वैल्यू कितनी है। वो नान न्यान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक शब्द भी जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि वो इस कॉम्पेंसेशन से खुश नहीं थी। वो बस इतना ही पूछ सकी, तो तुम्हें कितने चाहिए? मैंने सीधे साफ शब्दों में कहा, 15 मिलियन। हेक्टर ने काफी देर तक मुझे खामोशी से देखा। मैं इतनी रकम दे सकती हूँ, लेकिन मुझे यह सही नहीं लग रहा। लगता है इस आदमी को सिर्फ पैसों की परवाह है। उसके लिए मेरी कोई कीमत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 800। मिस सेन, क्या आप मुझे भीख देने की कोशिश कर रही हैं? तो फिर तुम्हें कितने चाहिए? मैं कह चुका हूँ, 15 मिलियन। एक पैसा भी कम नहीं। तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा है। 15 मिलियन तो सिर्फ जेब खर्च है ना? कल रात जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। मैं भी एक विक्टिम हूँ। तुम विक्टिम हो, या मैं तुम्हें रूम में लेकर गया था, या तुमने खुद जबरदस्ती की थी? क्या तुम खुद अपनी मर्जी से अंदर नहीं आए थे? क्या तुम खुद चलकर पास आए थे, या न्यान न्यान ने तुम्हें टोका था? ठीक है, ठीक है, अब और मत बोलो। मुझे माफ करना, मैंने बिना किसी बातचीत के सिर हिलाया। तुमने कहा नहीं था कि 15 मिलियन मिनिमम है? तो अब ये 14 मिलियन क्यों हो गए? तुमने भी तो नहीं कहा था कि ये 800 थे। ये फिर से बढ़कर 10,000 हो गया। क्या सब मोलभाव नहीं कर रहे थे? तुम खुश नहीं हो? मैं प्राइस कम करता हूँ, तुम बस अपना बढ़ाओ। वो ने एक गहरी सांस ली। 1250। मिसेस वो, क्या आपको लगता है कि 50 बढ़ाना आपकी अच्छी नीयत दिखाता है? 1350, 1300। डील पकी। मैंने नहीं सोचा था कि पूरा दिन शिकार करने के बाद आखिर में मुझे ही चोट लग जाएगी। आज मुझे हैरानी हुई कि एक नए ग्रेजुएट लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने अपना फोन निकाला और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने नोट्स में कॉम्पेंसेशन लिखने का ध्यान भी रखा। वो उठी और बाहर चली गई। वो एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती थी। मैं और जिसिया अब यूजिन सुवान से बाहर निकले। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी वोनान न्यान से क्या बात हुई? मैंने उसे वोनान न्यान के दोनों प्रपोजल बताए, और एक बात जोड़ने के लिए मैंने दूसरा विकल्प चुना। जिसियान का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में वोनान न्यान इस इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों में से एक है। वो ग्रुप न सिर्फ नेशनल लेवल पर मशहूर है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी पहचान है। तुमने सच में वो फैमिली का दामाद बनने से मना कर दिया? इसके अलावा वोनान न्यान बहुत अट्रैक्टिव है। तुम इसे कैसे झेल सकते हो? वो फैमिली के दामाद में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं। पैसा अलग चीज है। पैसा आपकी जेब में होता है। अगर आप खुद ऑफर नहीं करेंगे तो वो कभी अकेले नहीं जाएगा। या शायद तुमने इसे सही से समझ लिया है। तो क्या उसने तुम्हें जॉब पर रख लिया है? क्या तुम अभी भी काम पर जाने वाले हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जॉब मुझे मेरी मेहनत से मिली है। कम से कम प्रोबेशन पीरियड तो पूरा करना ही होगा। इस तरह कम से कम मेरे रिज्यूमे में लिखा होगा कि मैंने वो ग्रुप में काम किया है। सुनने में बढ़िया लगता है। और क्या तुम्हें मिस वो से मिलने में डर नहीं लगता? किस बात का डर? हम पहले ही तय कर चुके हैं। जब हम मिलेंगे तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मैं उन्हें जानता ही नहीं। चाहे वह कोई बड़ी मैडम हो या मिस, मैं डिपार्टमेंट में सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट हूँ। चेन से इतनी आसानी से मुलाकात नहीं होती। तुम्हारा माइंडसेट बहुत मजबूत है। मैं ऐसा नहीं कर पाता। ये सब मुझे मेरी दादी ने सिखाया था। हमने थोड़ी देर बात की और फिर एक दूसरे से विदा ली। मैं पैदल ही अपनी सोसाइटी की तरफ चलने लगा। घर पहुंचकर मैं सबसे पहले शॉवर लेने जाता हूँ। मैं अपनी स्किन पर पीले निशान देखता हूँ। मेरे गाल जल रहे हैं। अरे न्यान न्यान ली चेन, ये बात याद रखना। दोबारा कभी मत पीना, तुम बेवकूफ हो। मैं शॉवर से बाहर आया और बिस्तर पर गिर पड़ा। कल मुझे नर्सिंग ग्रुप में रिपोर्ट करना है। अगर मेरी मुलाकात वोनान न्यान से हो गई तो? मैंने किस बारे में बात की थी? वोनान न्यान। बेहतर होगा कि तुम एक्टिंग करो। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अगर तुमने ऑफिस में मुझे एक से ज्यादा बार देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सोशल एम्बेरसमेंट क्या होता है।
मैं अंधेरा होने तक सोता रहा। मैं उठा, किचन की अलमारी चेक की, नूडल्स का एक पैकेट निकाला और पानी उबाला। 3 मिनट बाद मैं नूडल्स लेकर डेस्क पर बैठ गया। 3 महीने का प्रोबेशन। अगर आप लेट होते हैं तो आधे दिन की सैलरी काट ली जाती है। मैंने नूडल्स खत्म किए और आधे घंटे तक मैनुअल चेक किया। 9 बजे के तुरंत बाद मैं फिर से सो गया। एक दिन पहले मैं बहुत ज्यादा सोया था। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। वो नान न्यान पर भरोसा करना। तुम एक पिशाच हो। मैं मुड़ता हूँ और बाहर निकलता हूँ। मैं कंपनी की बिल्डिंग पहुंच गया। मैं गहरी सांस लेता हूँ। बीचैन, आज से तुम डब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा हो। उस औरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तेजी से बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता हूँ। एचआर डिपार्टमेंट देखने के लिए मैं बोर्ड के सामने रुका हूँ। मैं लिफ्ट से एचआर डिपार्टमेंट जाता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने प्रोसेस पूरा किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुझे तुरंत 36वें फ्लोर पर प्रेसिडेंट ऑफिस में मदद के लिए जाने का नोटिफिकेशन मिला। 36वां फ्लोर मिस्टर वो का ऑफिस है। हाँ, ये जॉब वैकेंसी मिस्टर वो के सेक्रेटरी के लिए थी। मैं तो उलझन में पड़ गया। क्या मुझे सच में वो नान नियान का सेक्रेटरी बनना पड़ेगा? वे मुझे किसी दूसरे लीडर का सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं भेज सके। मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे डर है कि मैं इसे सही से नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि कितने लोग प्रेसिडेंट ऑफिस में होना चाहते हैं और तुम नखरे दिखा रहे हो? मैं नखरे नहीं दिखा रहा। मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे डर है कि ये सेक्रेटरी बनने के लिए है। ऐसा तो है नहीं कि तुम जंग में जा रहे हो, और वैसे भी तुम सिर्फ मदद करने जा रहे हो। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ काम करने आओगे तब भी शायद तुम प्रेसिडेंट को देख ना पाओ। वो एक अलग बात होगी। बेहतर यही है। हालांकि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं और मैंने उन्हें न पहचानने का वादा किया है। अगर मैं उन्हें देखूंगा तो ये थोड़ा अजीब होगा। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूँ। उस आदमी ने मुझे देखा और कहा, ऊपर जाओ और सीधे बॉस सोन को ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया। मैं 36वें फ्लोर पर पहुंचा, प्रेसिडेंट ऑफिस ढूंढा। हेलो, मैं नया असिस्टेंट ली चेन हूँ। मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में असाइन किया गया है। मैं सोन त्यांगे हूँ। मैं प्रेसिडेंट ऑफिस का हेड हूँ। तुम्हारी डेस्क वहाँ है। मैं गया और बैठ गया। सोन त्यांगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। ये प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रोसीजर और गाइडलाइंस हैं। इन्हें चेक कर लो। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें फाइल करना है। इन्हें डेट के हिसाब से अरेंज कर दो। वो एक पल के लिए रुका और नए बंदे के नाते उसने जोड़ा, हमेशा कुछ अजीब करने के बारे में मत सोचो। ईमानदारी से काम करो। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने साथ के लोगों से पूछ लो। मैं सोन त्यांगे को देखा हूँ। मुझे लगता है कि उनसे निपटना आसान नहीं है। मैं अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स के ढेर की तरफ देखता हूँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ। समझ गया। सोन त्यांगे 2 कदम चलता है, फिर वो मुड़ता है और मुझे देखता है। वैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस गलियारे के आखिर में है। नॉर्मली वहां कुछ नहीं होता। वहां मत जाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं खुद भी वहां नहीं जाना चाहूंगा। जब सोन त्यांगे दूर चला गया, आखिरकार उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मैं धीमी आवाज में बड़बड़ाया, अब सब ठीक है। बिना आमने सामने मिले और नीचे देखते हुए, कुर्सी के बैकरेस्ट से टेक लगाते हुए, मुझे सच में समझ नहीं आता। इतना हैंडसम आदमी, उसकी बोली इतनी कड़वी क्यों है? 10 से ज्यादा बज चुके हैं। क्या वह आज काम पर आएगा? लॉजिक तो यही कहता है कि उसे दूर रहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह आदमी क्या सोचता है। ये सोचते हुए उसने इंटरनल लाइन का बटन दबाया। लिंशियाओ, क्या तुम आ सकते हो? 1 मिनट से भी कम समय में किसी ने दरवाजा खटखटाया। लिंशियाओ अंदर आया। मैं क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट? नहीं, हमने अभी एक नया असिस्टेंट हायर किया है। जाकर देखो कि क्या वह आ गया है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तुम कब से असिस्टेंट की भर्ती में इंटरेस्ट लेने लगे? ये तो बहुत छोटा सा मामला है। ठीक है, मैं एक पल जाकर देखता हूँ। लिंशियाओ ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखा। वह जानता था कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। गोनियान न्यान एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने आगे कहा, बस कंफर्म कर लो, नए असिस्टेंट को पता न चले और न ही किसी और को खबर हो। ये मेरा ऑर्डर है। लिंशियाओ के दिल में गॉसिप की आग भड़क उठी। वह समझ गया और ऑफिस से बाहर निकल गया। सोन त्यांगे, जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, उसने लिंशियाओ को अंदर आते देखा। वह तुरंत पास आया। जियानसन, आपको यहाँ क्या चीज लाई है? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कोई गंभीर बात नहीं है। बस पूछना चाहता था कि क्या नया असिस्टेंट आ गया है? अगर वह नहीं आया है तो एचआर को किसी और का इंतजाम करना पड़ेगा, और उसे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क? आज सुबह उसने बस कागजी कार्रवाई पूरी की। वह पहले ही प्रेसिडेंट ऑफिस में रिपोर्ट कर चुका है। लिन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। सोन त्यांगे अपनी जगह पर खड़ा होकर उसकी पीठ देखता रहा। उसके दूर जाने पर उसने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि नई लड़की को किसी का सपोर्ट हासिल है। असिस्टेंट जियान खुद पूछने आया था। पता चला कि वह बस ये कंफर्म करना चाहता था कि वह आई है या नहीं। अगर सच में उसे सपोर्ट हासिल होता तो मेरे इस बेपरवाह एटीट्यूड के साथ मैं उसे टेम्परेरी कार्ड के बारे में नहीं बताता, और नहीं ये कहता कि मैं उसकी जिंदगी मुश्किल बना रहा हूं। वह अपनी सीट पर वापस आ गया। वह डॉक्यूमेंट्स चेक करता रहा। लेकिन एक लीडर के तौर पर मैं ऐसा ही हूं। मैं नए आने वालों के साथ ज्यादा लीनियंट नहीं हो सकता। ठंडी और बेपरवाह डायरेक्टर ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कंपनी पर कंट्रोल कैसे हासिल करूंगी? पहले इन्हें सबक सिखाना होगा ताकि इन्हें पता चले कि यहाँ बॉस कौन है। उसके बाद ही मैं नए रूल्स तय कर सकती हूँ। सर, प्रेसिडेंट की नई असिस्टेंट आ गई है। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह सच में काम पर आया था। कल जब वह मेरे साथ डील कर रहा था तब उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, लेकिन आज वह यहाँ एक नॉर्मल असिस्टेंट की तरह बैठा है, जैसे वह बहुत आम इंसान हो। मैं प्रेसिडेंट ऑफिस के गाइडलाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। अचानक ऑफिस में हल्की सी हलचल सुनाई दी। ब्रेक का टाइम हो गया है, चलो लंच करने चलते हैं।
थोड़ा संभल कर रहना होगा। चलो अलग अलग टाइम पर कैफेटेरिया चलते हैं। याद रखना रोज 11:50 का टाइम सही रहता है। थैंक यू। मेरा नाम ली चेन है। आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम रेनली है। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हाल ही में मेरी जॉब कंफर्म हुई है। मेरे पास मील कार्ड नहीं है। मैं कैफेटेरिया में खाना खाने कैसे जाऊँ? बस टीम लीडर सोन से एक टेम्परेरी मील कार्ड मांग लो। जब तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। उसके बाद तुम्हें बस वही कार्ड यूज करना होगा। सोन त्यांगे, गाड़ी निकालनी होगी। लीडर सोन, मेरे पास मील कार्ड नहीं है। मैंने सुना है कि आपसे एक टेम्परेरी कार्ड लेना होता है। सोन त्यांगे ने चिढ़ते हुए चेहरे के साथ दराज खोला। जब नीचे जाओ तो ये कार्ड वापस कर देना। समझ गया। सोन त्यांगे मुड़ा और चला गया। जब मैं आया था तब उसने मुझे टेम्परेरी मील कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस दोपहर मुझे बाहर खाना खाने जाना पड़ा था। क्या वह टीम लीडर नहीं है? वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सका है? वो खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन मक्खन लगाने वाले कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। ये बात किसी से मत कहना। मैं तुम्हें अपने जैसा नया समझकर ही ये सब बता रहा हूँ। बेफिक्र रहो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे सही और गलत की समझ ना हो। खैर, अब उसकी बात छोड़ो। मैं तुम्हें कैफेटेरिया ले चलता हूँ। थैंक यू रेनली। रास्ते में मुझे कंपनी के बारे में बताते रहना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था, गोदाम का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। वो नान न्यान की नजरों के सामने भी एम्प्लॉयज का ये हाल है, लेकिन जाहिर है सोन त्यांगे वो नान न्यान के सामने बिल्कुल अलग इंसान बन जाता होगा। उसके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। हमेशा चापलूसी में आगे, दूसरों से ज्यादा एक्टिव। अपनी सीट पर वापस आकर मैं पेंट्री की तरफ जाने की तैयारी करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक कप ले आता हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा। अभी खाना खाया है तो थोड़ा टहलना अच्छा रहेगा। उसी वक्त पास की एक सहकर्मी मुझे अपना ग्लास थमा देती है। क्या मुझे भी एक कप दे दोगे? बुरा नहीं है, देखने में तो ठीक है, लेकिन वो इतने हक से कैसे कह सकती है? क्या मुझे भी एक दे दोगे? सिर्फ इसलिए कि मैं नया हूँ? क्या वे मुझे अपना मुफ्त का नौकर बनाना चाहते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये नए लोगों को परेशान करना है। रेनली का चेहरा बदल जाता है। वह बीच में बोलने ही वाला था। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ से बोले। इससे बात बिगड़ सकती है, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे अपने तरीके हैं। मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। दोस्तों, आज काम पर मेरा पहला दिन है। मैं पहले ही दिन से यहाँ आया या बनने नहीं आया हूँ। क्या आप लोगों के पैर काम नहीं कर रहे, या आप सब पैरालाइज्ड हो गए हैं? क्या आपको पानी लाकर देने के लिए किसी और की जरूरत है? वह औरत सन्न रह जाती है। तुम नए हो, मैंने तुमसे सिर्फ एक गिलास पानी लाने को कहा है। इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं, बस जिज्ञासा है। सिर्फ एक जिज्ञासा। आपके हाथ ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, फिर आपको मुझे अपना गिलास क्यों थमाना है? क्या आपका दिमाग हाथों को सिग्नल नहीं दे पा रहा, या आपकी चमड़ी इतनी मोटी है कि आपको तमीज नाम की चीज का पता ही नहीं है? गिलास थमाने वाले सहकर्मियों में से एक बोल पड़ता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा? क्या मुझे तुम्हारा दोस्त बनना पड़ेगा? तुम आते हो और गिलास मेरे मुंह पर दे मारते हो। तुमने प्लीज तक नहीं कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, या तुम्हें लगता है कि नए लोगों को काम करने के लिए घुटनों पर बैठना पड़ेगा? आजकल के नए लोग अलग ही हैं। इनमें हम पुराने लोगों से ज्यादा घमंड है। हमने तो सिर्फ पानी लाने को कहा था। मदद करना इतना मुश्किल है क्या? तुम इसे मदद कहते हो? 4 गिलास 2 हाथ, क्या ये मदद है? या तुम लोग मुझे अपने घर का नौकर समझ रहे हो, या फिर मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी चाहिए और खरबूजे के बीज छील कर देने चाहिए? क्या मुझे बगल में खड़े होकर तुम्हारी मालिश करनी चाहिए? मैं कंपनी में काम करने आया हूँ, किसी की खातिरदारी करने नहीं। अगर तुम्हें चाय पिलाने वाला चाहिए तो किसी आया को रख लो। कंपनी में ड्रामा मत करो। तुम फालतू में सबका ध्यान खींच रहे हो। गो ग्रुप ने तुम्हें काम करने के लिए रखा है, खुद को वीआईपी दिखाने के लिए नहीं। नए लोगों को धमकाना गलत बात है। वे अभी अभी आए हैं। बड़ों की इज्जत करना सीखो। चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ के रूल्स समझ आ जाएंगे। रूल्स? कौन से रूल्स? नए लोगों को परेशान करने के रूल्स, या खुद को 30 मार खां समझने के रूल्स? तुम सालों से यहाँ काम कर रहे हो और तुमने सिर्फ यही सीखा? क्या गो ग्रुप सिर्फ तुम लोगों के दादागिरी दिखाने की वजह से बड़ा बना है, या तुम नए लोगों की जिंदगी हराम करने के ब्रांड एम्बेसडर हो? उस औरत के होंठ कांपने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। इतना बोलने का क्या फायदा? देख लेना आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या यह धमकी है? कोई बात नहीं, मैं अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस जा रहा हूँ। मैं सीधे प्रेसिडेंट से ही पूछूंगा कि क्या ऐसा कोई रूल है कि पहले ही दिन नए कर्मचारियों को पुराने लोगों की चाकरी करनी पड़े, उनका वेटर बनना पड़े। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। बिना ध्यान दिए मेरी नजर सोन त्यांगे पर पड़ी। सोन त्यांगे असल में यह सब पहले से सुन रहा था। वे बोलने ही वाला था। मैं एक पल के लिए रुका। मैंने उन तीनों की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मैं तो उनका नाम पूछना ही भूल गया था। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते समय डिटेल्स देने के लिए नाम जानना सही रहेगा। सोन त्यांगे से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। ली चेन, तुम नए आए हो और आते ही पुराने एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा करने लगे? क्या तुम्हारा यहाँ टिकने का इरादा नहीं है? मैंने उसकी तरफ देखा। सोन त्यांगे का वह चेहरा सच में बहुत घटिया लग रहा था। वह इतना चिढ़ा हुआ लग रहा था मानो किसी ने उसकी कोई चीज चुरा ली हो, या उसे कोई बहुत बुरी खबर सुना दी हो। टीम लीडर सोन, आपके कान और आंखें तो बड़े तेज हैं। हम इतनी देर से बहस कर रहे थे जैसे आपको कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेसिडेंट का नाम लिया आप तुरंत सामने आ गए। इतनी फुर्ती के साथ तो आपको फायर ब्रिगेड में होना चाहिए। वो नान न्यान और लिन शियाओ प्रेसिडेंट ऑफिस के पास से गुजर रहे थे।
उन्होंने अंदर का हंगामा सुना। उनका दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड प्रेसिडेंट का नाम साफ साफ सुनाई दिया। वुनान न्यान ने मेरी आवाज सुनी। वह बाहर से ही छिपकर देखने लगी। तुम बेहद बदतमीज हो। आप इस टीम के लीडर हैं। जब नए एम्प्लॉयज को पुराने लोग परेशान कर रहे थे तब आप कहाँ थे? 3 लोगों ने मेरे सामने गिलास रख दिए और मुझे पानी भरने के लिए छोड़ दिया, तब आप कहाँ थे? अब जब मैं बॉस से जवाब मांगने जा रहा हूँ तो आप बाहर आकर कहते हैं कि मेरा पुराने एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा हो रहा है। टीम लीडर सोन, आपकी नीयत सच में बहुत खोटी है। ली चेन, तुम नए हो, हमने तो बस पानी लाने में मदद मांगी थी। तुम्हें इतनी शिकायत क्यों है? क्या सभी नए लोग इस दौर से नहीं गुजरते? तुम इतने खास क्यों हो? पीछे हटने के बजाय मैं और आगे बढ़ा। मुझ में ऐसा क्या खास है? क्या नए एम्प्लॉयज को सिर्फ आप लोगों का नौकर बनने के लिए रखा गया है? क्या ये रूल कंपनी के एम्प्लॉय मैनुअल में लिखा है या दीवार पर टंगा है? मुझे बॉस से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें इस रूल के बारे में पता है। काम के पहले ही दिन मुझे ये सबक दिया जा रहा है। गो ग्रुप का कॉर्पोरेट कल्चर तो नए लोगों की रैगिंग करना निकला। पहले मुझे लगता था कि गो ग्रुप बहुत शानदार कंपनी है, अब पता चला कि यहाँ का मैनेजमेंट इस लेवल का है। एम्प्लॉयज की क्वालिटी इतनी घटिया है। छे, कोई हैरानी की बात नहीं कि ये उस बंदे की कंपनी है। जैसा उसका कैरेक्टर सड़ा हुआ है वैसा ही यहाँ का माहौल है। किसी को किसी बात की परवाह ही नहीं है। हद है। वोनान न्यान ने सब कुछ साफ साफ सुना। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लिन शियाओ की तो हंसी छूटने ही वाली थी। प्रेसिडेंट के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। सोन त्यांगे ने यह सुना। मैं सीधे कंपनी पर हमला कर रहा था। उसे डर था कि कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ी। अगर तुम किसी सहकर्मी के लिए पानी नहीं लाना चाहते तो मत लाओ। बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। टीम लीडर सोन, आप ये बात बहुत आसानी से कह रहे हैं। अगर आज मैंने जवाब नहीं दिया तो कल मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आना पड़ेगा। आप लीडर हैं। आप मुझे परेशान करने वालों को रोकने के बजाय उल्टे मुझे डांट रहे हैं। जो बुलिंग सहता रहे, क्या उसे चुप रहना चाहिए? चुप रहने को आप मैच्योरिटी कहते हैं और जो जवाब दे उसे बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं। दरवाजे पर खड़ी वुनान न्यान भी खामोशी से सुन रही थी। इस नए असिस्टेंट में सच में बहुत जिगर है। सहकर्मियों की क्लास लगाना तो ठीक था, लेकिन प्रेसिडेंट को भी लपेटे में ले लिया। और ये सब उसने कितने सहज तरीके से कह दिया। वोनान न्यान कुछ सेकंड के लिए शांत रही, फिर वह अंदर आ गई। लिन शियाओ भी जल्दी से उसके पीछे आया। सबने 2 लोगों को अंदर आते देखा। सब अनजाने में ही मुड़े। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल में बदल गया। अब ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। एक सीधे साधे एम्प्लॉय के एक्सप्रेशन के साथ मेरी नजर सोन त्यांगे पर पड़ी। ये सब क्या हंगामा चल रहा है? प्रेसिडेंट, बस नए सहकर्मियों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। सोन त्यांगे का चेहरा पीला पड़ गया। वोनान न्यान ने लिन शियाओ की तरफ देखा। लिन शियाओ तुरंत समझ गया कि बात टीम लीडर के बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रोसीजर्स और डिसिप्लिन को एक बार फिर से चेक करो, थोड़ा ब्रेक लो और इसे अच्छे से रिवाइज करो। कल मुझे ये सब सबमिट कर देना। लिन शियाओ ने उन तीनों की तरफ एक पल और देखा। चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ग्रुप में खुद को साहब समझते हैं, तो बेहतर होगा कि वे जल्द ही अपना इस्तीफा दे दें, वरना जब उन्हें निकाला जाएगा तो बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी। उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे गुस्से से पीले पड़े जा रहे थे। उन्हें मुझे पानी लाने के लिए कहने पर पछतावा हो रहा था और मुझे इस तरह सबके सामने शर्मिंदा करने की वजह से मुझसे और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वुनान न्यान ने एक नजर डाली। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। लिन शियाओ मेरे पीछे पीछे आया। वो मुझे हैरानी और तारीफ भरी नजरों से देखने लगा। मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? अरे ओ ली चेन, थोड़ी देर पहले तो तुमने कमाल ही कर दिया। तो फिर क्या हुआ? लेकिन वह प्रेसिडेंट हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तो उनके मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर चुका हूँ। अब और किस बात का डर? मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उन तीनों के नाम क्या हैं? उनकी क्या कहानी है? उस औरत का नाम लियू मेली है। वह 2 साल से कंपनी में है। बॉस की चापलूसी करने में सबसे आगे रहती है। वह थोड़ा मोटा सा आदमी का माइनिंग है। वह यहाँ 2.5 साल से है। जहाँ लियू मेली जाती है वह भी वहीं घूमता है। मौकों का फायदा उठाना उसे अच्छे से आता है। वो इसमें बहुत उस्ताद है। तीसरा बंदा सुए डिंगसेन है। वह यहाँ 4 से 5 साल से है। उसका कभी प्रमोशन नहीं हुआ। वह हमेशा चिढ़ में रहता है। उसे नए लोगों को परेशान करना पसंद है ताकि सबका ध्यान खींच सके। मैंने सिर हिलाया। इन तीनों के नाम याद रखना। ये तीनों सोन त्यांगे के ग्रुप के हैं। नॉर्मली सोन त्यांगे के आसपास ही मंडराते रहते हैं। बहुत जी हजूरी करते हैं। सोन त्यांगे को भी खुशी होती है कि उसका सपोर्ट करने वाला कोई है। किसी भी मामले में वे हमेशा इन्हीं का पक्ष लेता है। जब मैं आया था तब उन्होंने मुझसे भी यही सब करवाया था। उस वक्त मुझमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने 1 महीने से ज्यादा बर्दाश्त किया। बाद में एक दूसरे सहकर्मी ने मुझे चुपके से ये सब बताया। नए लोगों का इनसे परेशान होना कोई नई बात नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ी। और इसकी परवाह किसे है? सोन त्यांगे लीडर है। अगर उसे परवाह नहीं है तो किसे होगी? इसके अलावा वह तो यही चाहता है कि नए लोग कंट्रोल में रहें, ताकि नए लोग सिर्फ उसी की सुने। पहले एक सहकर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सोन त्यांगे से बात करने गया और आखिर में सोन त्यांगे ने उल्टा उसी को डांट दिया। उसने कहा कि उसे टीम में घुलना मिलना नहीं आता।
उस बंदे ने 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। कोई हैरानी की बात नहीं कि वे इतने घमंडी हैं। आखिरकार सोन त्यांगे का हाथ जो है उनके सिर पर। सही कहा, लेकिन तुमने आज जो हंगामा किया है उसके बाद वे थोड़ा शांत हो जाएंगे। आखिरकार प्रेसिडेंट ने खुद बात की है। सोन त्यांगे भी अब इतनी खुलेआम हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। काम का वक्त लगभग हो चुका था। ऑफिस में लियू मेली, काई माइनिंग और सुएडिंगसन आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। जब मैं अंदर आया तो तीनों जोड़ियों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैं पीछे नहीं हटा और सीधे उनकी आंखों में देखा। मुझसे नफरत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और ये लोग होते कौन हैं? मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट ऑफिस का ये हाल कैसे हो गया। नए लोगों को परेशान करना, गुटबाजी करना, काम की जगह पर रैगिंग करना। कोई ताज्जुब नहीं कि यहाँ लोग टिकते नहीं हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस को मदद करनी चाहिए, न कि बॉस को अपने ग्रुप के साथ नए लोगों को कुचलने की छूट देनी चाहिए। और तुमने ये बात कैसे छेड़ी? ये तो प्रेसिडेंट की गलती है। सच में मुझसे लापरवाही हो गई। मैं कुछ महीने पहले प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था और पुराने बॉस ने अभी अभी इस्तीफा दिया है। सोन त्यांगे बहुत चालाक है, वह हमेशा दिखावे के काम करता है। इसके अलावा उसकी भाभी एचआर में डिप्टी मैनेजर है। उसने बस थोड़ा सा जिक्र किया था और मैंने उसका नाम प्रपोज कर दिया। तो तुम्हारी उसकी भाभी के साथ अच्छी पड़ती है? नहीं नहीं, अरे वो तो बस एक मीटिंग में हुआ था। उसने एक बार जिक्र किया था। मुझे लगा किसी का नाम आगे बढ़ाना है तो सोन त्यांगे को चुनना गलत नहीं होगा। वे अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन इंसान सही नहीं है। उनका मतलब था कि अगर वह इसी तरह भेदभाव करता रहा तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खास ध्यान रखना, उस नए असिस्टेंट को परेशान मत होने देना। अरे कुछ तो गड़बड़ है। कब से डायरेक्टर को किसी और की इतनी फिक्र होने लगी? और वो भी अगर कोई आदमी हो तो? हे, मैंने तो बस आजमा कर देखा था। लगता है डायरेक्टर को उस नए असिस्टेंट में थोड़ी दिलचस्पी है। वो न्यान एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखा। सवाल कम पूछा करो, जो काम सौंपा है उसे अच्छे से करो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें अफ्रीका ब्रांच में ट्रांसफर कर दूंगा। उसने वोनान न्यान को तिरछी नजरों से देखा। उसने उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देख ली। डायरेक्टर ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया, उसका विरोध नहीं किया। डायरेक्टर के दिल में कोई ना कोई तो है। मुझे लगा था कि उन्हें सच में मर्द पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने चुपके से अपनी पसंद का आदमी ढूंढ ही लिया। ये बात प्रेसिडेंट को बताई जानी चाहिए। यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में लीडर सोन ने डॉक्यूमेंट सेट कर दिए थे। सोन त्यांगे ने नजरें उठाकर मुझे देखा। इसे मेज पर रख दो। मैंने डॉक्यूमेंट्स रख दिए, सब कुछ सही जगह पर था। वैसे लीडर सोन पर्सनल डिपार्टमेंट ने कहा है कि वे असिस्टेंट का कार्ड भेज देंगे। अब छुट्टी का वक्त होने वाला है। मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कार्ड लेने जा रहा हूँ। मैं लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि अचानक मिसेस वो को अपनी तरफ आते देखा। जब मैं उनके पास से गुजरने ही वाला था, लीचेन, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? मैंने आंखें घुमाई। मैं आपके दूसरे प्लान की शर्तों को पूरा नहीं करता क्या? क्या आपको पछतावा हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि मैं पैसे वापस नहीं करने वाला। मिसेस वो मेरी इस कंजूसों जैसी हरकत पर हंस पड़ी। मैंने कब कहा कि तुम्हें पैसे वापस करने हैं? मुझे बस लगा कि चूंकि तुम अब यहाँ काम करते हो तो इस तरह ना पहचानने का नाटक करना ठीक नहीं है। क्या तुम कम से कम मुझे हेलो भी नहीं कह सकते? उनकी मुस्कान को लिन शियाओ ने देख लिया, जो ऑफिस से बाहर निकल रहा था। लिन शियाओ सन्न रह गया। प्रेसिडेंट को इतने नॉर्मल तरीके से हंसते देख वह मुड़ा और वापस ऑफिस में चला गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रेसिडेंट जो लान लानसिंग का नंबर मिलाया। प्रेसिडेंट, मैं बोल रहा हूँ, लिन शियाओ, मुझे आपको एक बात बतानी है। लगता है प्रेसिडेंट के साथ कोई चक्कर चल रहा है। प्रेसिडेंट, आपने नहीं देखा कि प्रेसिडेंट कितने नॉर्मल तरीके से मुस्कुरा रही थी? इतने सालों में पहली बार मैंने उन्हें ऐसे देखा है। और उसका नाम क्या है? उसकी उम्र कितनी है? वह किस कॉलेज से पास आउट है? और दिखने में कैसा है? उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर कैसे कहूं? आज ऑफिस में उसने लीडर और 3 सीनियर एम्प्लॉयज की बोलती बंद कर दी। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बहुत अच्छा बोलता है। वह ऐसा इंसान है जो खुद पर दबाव बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, बहुत बढ़िया लिन शियाओ, उस पर नजर बनाए रखना। किसी ऐसे वैसे को उसे बेवकूफ मत बनाने देना। आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, डायरेक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया है। उन्होंने मुझे उसका खास ख्याल रखने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सुनो, ऐसा लगता है कि न्यान न्यान को कोई पसंद आ गया है। मुझे लगा था कि मेरी और उस बेवफा की वजह से वह प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहती है। मुझे डर था कि कहीं उसे शादी से नफरत न हो जाए। अब जब कोई ऐसा है जो उसे हंसा सकता है तो एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को मौका हाथ से नहीं गंवाने दे सकती। मैं उसकी उस लड़के को पटाने में मदद कैसे करूं? मैं सीधे तो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी बहुत स्वाभिमानी है, उसे पता चला तो गुस्सा हो जाएगी। और न ही मैं उन्हें चुपके से मिला सकती हूँ। वो लड़का समझदार लगता है, बात बहुत साफ जाहिर हो जाएगी। इसका उल्टा असर भी हो सकता है। वैसे कंपनी से शुरुआत करते हैं, वहां बहुत सारे मौके मिलेंगे। मैं प्रेसिडेंट हूँ, बाद में काम का इंस्पेक्शन करने आऊंगी। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगेंगे और फिर रिश्ते करीब लाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें बातचीत करने के मौके दूंगी। एकदम परफेक्ट। अगले हफ्ते बुधवार का पूरा शेड्यूल फ्री रख दो। मैं डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन करने कंपनी आऊंगी। गलियारे में मैंने तुम्हें कहते सुना, हेलो प्रेसिडेंट, वहीं रुको, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलो और फिर सिर झुकाकर देखो कि क्या ये ठीक है। ये काफी नॉर्मल है। क्या मुझे थोड़ा और झुककर नमस्ते करना चाहिए? ओह, मेरे इस जबरदस्ती की हंसी वाले चेहरे को देखते हुए तुम्हें इतना ताना मारने की जरूरत नहीं है।
मैं बिल्कुल ताना नहीं मार रहा। आपने ही तो कहा था कि मुझे नॉर्मली विश करना चाहिए। क्या मैं सही नहीं कर रहा? हेलो प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जब हम कंपनी में मिलेंगे तो ये 3 जुमले काफी नॉर्मल रहेंगे। वुनान न्यान मेरे जवाब से निशब्द रह गई। क्या कुछ और बात है मिस्टर वो? अगर नहीं तो मैं वापस जाकर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता हूँ। आखिरकार मैं यहाँ काम करने आया हूँ, प्रेसिडेंट के साथ गलियारे में गपशप करने नहीं आया। ये आदमी बाहर के मुकाबले यहाँ अंदर ज्यादा तमीज से पेश आता है। कम से कम चिल्ला तो नहीं रहा है। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ। सबसे पहले मैंने सोन तियांगे को मील कार्ड वापस लौटाया। सोन तियांगे ने बिना किसी इंटरेस्ट के कार्ड वापस ले लिया। मैं अपनी सीट पर आ गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला। जिसिया ने आधे घंटे पहले मुझे एक मैसेज भेजा था। आज का दिन कैसा रहा? काम का पहला दिन। मैंने जवाब दिया कि मामला थोड़ा पेचीदा है। क्या हुआ? क्या नूडल शॉप में कोई दिक्कत हुई? ऑफिस के साथियों ने मुझसे अपने लिए गर्म पानी लाने को कहा। 3 लोग 3 कप मुझे थमा दिए, एक बार भी तमीज से बात नहीं की। जिसिया उरान ने मुझे ढेर सारे डॉट डॉट भेज कर रिप्लाई किया। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें करारा जवाब दिया। मैंने वापस मैसेज किया। यहाँ तक कि मैंने लीडर को भी सुना दिया। अब पूरे ऑफिस को पता चल गया है कि मुझे दबाना आसान नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन संभाल कर रहना। कहीं नौकरी से हाथ ना धो बैठो। आखिरकार तुम नर्स हो, सैलरी अच्छी है। तुम्हें किस बात का डर है? फिलहाल मुझे कोई डर नहीं है। अगर नौकरी चली भी गई तो चली गई। वैसे तुम्हारी ब्रेकअप की खबर आ गई है। जियो कॉन्ग चेन ने कहा कि वह इसका इंतजाम कर रहा है। उसने मुझे खबर का इंतजार करने को कहा है। तो फिर इंतजार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास उसका वादा तो है ही। तुम्हें किस बात का डर है? चिंता मत करो। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या तुम बाहर डिनर करने चलना चाहते हो? मुझे अभी भी बाहर खाने में डर लगता है। मैं घर पर रहकर आराम करूंगा। फिर जल्दी सो जाना और आराम करना। मैं उठता हूँ। मैं तेजी से बाहर निकलता हूँ। आखिरकार मैंने पहला दिन जैसे तैसे काट ही लिया। चेम्फन इंडस्ट्रियल के प्रेसिडेंट, ऑफिस के हेड। यहाँ मिस्टर जी और मिस सू की मांगी गई जानकारी है। मिस्टर जी और मिस सू की सगाई दोनों कंपनियों के बिजनेस कनेक्शन का नतीजा है। ये उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ था। इसके अलावा मिस सू की जिंदगी में एक से ज्यादा आदमी हैं। लीगल डिपार्टमेंट को इसे चेक करने दीजिए। आइए वेरीफाई करें कि क्या हमारी कंपनी का उन दोनों के साथ कोई लेन देन है। लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ घर जाते रास्ते में मैं मार्केट में दाखिल हुआ। दिन भर के काम के बाद खुद को थोड़ी ट्रीट तो देनी बनती है। इतने कठिन दिन के बाद जेब में पैसा होना कितना अच्छा एहसास देता है। मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं दादी। अरे चेन, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? थोड़ा थकाऊ था लेकिन ठीक रहा। ऑफिस में बैठना उतना थकाऊ नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम इस वीकेंड वापस आ रहे हो? बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं। दादी तुम्हारी पसंद की डिश बनाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसकी जरूरत नहीं है दादी। टूरिस्ट्स को संभालना ही आपके लिए काफी है। तुम्हें नहीं पता मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। शहर से लोग रिलैक्स करने आते हैं। मैं तो बस दोपहर में थोड़ी देर बिजी रहती हूँ। वीकेंड पर बहुत भीड़ होती है। तुम्हें मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी मदद कर दूंगा। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने कुछ टेस्टी खाया। टाइम पर खाना खाने का ध्यान रखना। काश मेरी दादी मेरे साथ रह पाती। उन्हें गांव में अकेले नहीं रहना पड़ता। घर पहुंचते ही वोनान न्यान को क्या हो गया? वह मुझे नहीं पहचानता मम्मी। अब तुम बड़ी हो गई हो। उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो एक मजाक था, है ना? आंट सैन कह रही हैं कि वह मुझे अपने दूर के भतीजे से मिलाएंगी। मैंने हाँ कर दी। पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये सब मेरी गलती है। अगर मेरी तुम्हारे पापा से वह लड़ाई ना हुई होती तो तुम्हारा शादी से भरोसा ना उठता। उफ, ये सब मेरी गलती है। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं और मैं बेवकूफ़ हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ। मम्मी, आपने उस समय बहुत दर्द सहा है। आप जानती हैं, मर्दों के बारे में मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वह चुपचाप खड़ी रही। रुको, मैंने अभी अभी ली चेन को शादी का प्रपोजल दिया था। बदकिस्मती से बिना सोचे समझे उसने पैसों को चुना। कितना गुस्सा आता है, लेकिन इसकी वजह से मैं उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगी हूँ। क्या हुआ? वह सिर्फ पैसों का भूखा है, ऐशो आराम का लालची नहीं। वह आसपास घूम रहे उन बाकी मर्दों से बहुत बेहतर है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम बादलों में क्यों खोई हुई हो? मम्मी, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो बेहतर होगा कि आप कंपनी का काम संभालें। आपने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ रखा है। अब आप ऐसी प्रेसिडेंट लग रही हैं जो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती। जब तुम छोटी थी तब क्या मैं ही सब कुछ नहीं संभालती थी? तुम्हें बड़ा करने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, इसीलिए मुझे तुम पर यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ रही है। या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी हमेशा थकी रहे? ओहो, मेरा छोटा सा सहारा अब सहारा नहीं रहा। मम्मी, जब तक आप मुझे किसी के साथ डेट पर जाने के लिए मजबूर नहीं करती, आप मुझसे जो चाहें मांग सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। ये तुमने खुद कहा था, है ना? तो फिर तुम्हें 2 महीने में अपनी पसंद का आदमी ढूंढकर यहाँ लाना होगा। मम्मी, ये मुझे डेट पर जाने के लिए मजबूर करने से अलग कैसे है? अगर तुम नहीं चाहती तो कल ही मैं आंट सैन से कहूंगी कि वो किसी को कंपनी ले आए। इस तरह तुम ऑफिस में ही उसके साथ डेट पर जा सकती हो। सोचो जरा, न्यान न्यान आंट सैन उस आदमी के साथ रूम में आ रही है। पूरी दुनिया तुम्हें डेट पर देखेगी। उसे तो ठंड लग जाएगी और वह उसी पल हार मान लेगा। ठीक है, 2 महीने में मैं अपनी पसंद के इंसान को ले आऊंगी। ये तो बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद बस किसी को पैसे देने होंगे, है ना? ली चेन को तो सिर्फ पैसे चाहिए, वह मान जाएगा, है ना? ये ज्यादा सही लगता है।
तुम्हारे पापा की नज़र तुम पर है, संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें धोखा न दे दे। मुझे पता है कि वह पहले कंपनी आया था, उसने खुद को मेरा भाई बताया था। मैंने गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा दिया था। कितना हिम्मत वाला है। तुम्हें पता है सबसे फालतू बात क्या है? तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया था और तुम्हारी शादी को लेकर अपनी फिक्र जता रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका सौतेला बेटा बहुत काबिल है, वो ग्रुप को हथियाने के लिए इतना बेताब है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि संभल कर रहना। वो नान न्यान अपना चेहरा छिपा सकती थी। अगर उन्होंने मेरे साथ कोई खेल खेलने की हिम्मत की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाणिन जानती है कि उसकी बेटी क्या महसूस करती है। ठीक है, अब उनके बारे में और बात नहीं करते, इससे मेरा मूड खराब होता है। हाथ धो लो और खाना खा लो। अगले दिन मैं पूरे जोश के साथ ऑफिस पहुंचा। सिर्फ वैन ने मुझे विश किया। फिर सोनत्यांगे आया। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में जाने हैं। मैंने सिर हिलाया। डॉक्यूमेंट्स ले जाना ठीक है, ऑफिस में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाहर जाओ, लगे हाथ थोड़ा आराम भी कर लो। ग्रेट। सोनत्यांगे को लगता है कि मैंने हार मान ली है। जब मैं ऑफिस वापस आऊंगा तो अपनी एनर्जी वापस हासिल कर लूंगा। सोनत्यांगे ने मेरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। मैं थका हुआ नहीं था, नहीं नाखुश था। सोनत्यांगे ने फाइल से डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर निकाला। ली चेन, इन डॉक्यूमेंट्स को डेट और कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करो और एक कॉपी बनाओ। ध्यान रहे कि तुम्हारे पास एक बैकअप हो, छुट्टी होने से पहले इसे खत्म करना मत भूलना। रेनली ने उसके दूर जाने का इंतजार किया और फिर सिर घुमाया। ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अपने आप में एक बैकअप हैं, ये पहले से ही कंप्यूटर में है, फालतू में और खर्च क्यों करना? वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये कंपनी के कागज की बर्बादी नहीं है, ये सच में रिसोर्सेज का नुकसान है। अगर तुम चाहते हो कि काम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करे तो मैं इसे रोक नहीं सकता। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं वॉशरूम जा रहा हूं और उठकर बाहर निकल गया। सोनत्यांगे थक गया था। मैं तेजी से बाहर निकलने वाला हूं। मैं जाने से पहले सब कुछ खत्म नहीं कर पाऊंगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट में एक और बुरा रिव्यू मिलेगा। मैं सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस के दरवाजे पर जाता हूँ। अंदर जाने से पहले मैं हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाता हूँ। अंदर से वोनान न्यान की आवाज सुनाई देती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ और अपना सिर अंदर घुसाता हूँ। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। अचानक आई आवाज से वोनान न्यान चौंक जाती है। उसके हाथ में मौजूद पेपर्स मेज पर गिर जाते हैं। वह अपनी जीभ दबाती है, एक गहरी सांस लेती है। ली चेन, क्या तुम अंदर आकर बात कर सकते हो? मैं अंदर नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपका फर्श गंदा नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अंदर आओ और कहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्श गंदा करते हो। मैं कंपनी में रिसोर्सेज की बर्बादी के मामले को रिपोर्ट करने आया हूँ। रिसोर्सेज की बर्बादी, ये पूरी तरह से कागज की बर्बादी, बिजली की बर्बादी और लेबर की बर्बादी है। मुझे लगता है कि इस तरह का बर्ताव कंपनी के फायदे को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। ये सही नहीं है प्रेसिडेंट। वो एक बड़ी तबाही की शुरुआत एक छोटी सी दरार से हो सकती है। और फिर मैंने 10 मिनट तक वोनान न्यान को ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए। वोनान न्यान के मुंह में खिंचाव होने लगा और फिर उसका सिर दर्द करने लगा। मैं जो कह रहा था उसका कोई मतलब बनता दिख रहा था। डब्ल्यू कंपनी कल तो नीलाम नहीं होने वाली है ना? मैं देखता हूँ कि वो अभी भी बात जारी रखना चाहती है। अब बहुत हुआ। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। चूंकि तुमने मुझे ये बता दिया है तो मुझे बताने दो कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं इसे कैसे संभालूं। मुझे कैसे पता होगा कि आप इसे कैसे संभालेंगी? मुझे लगा था कि आप मुझे काम करना सिखाएंगी, लेकिन आप मेरे पास क्यों आई? क्योंकि सिर्फ तुम में प्रेसिडेंट ऑफिस के मामलों में टांग अड़ाने की हिम्मत है, इसलिए तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो खुद को बदनसीब समझना चाहिए। नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे चाहती हैं वैसे संभालिए। वोनान न्यान ने उसे भागते हुए देखा। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैंने एक्सटेंशन नंबर मिलाया। लिनशियाओ, अंदर आओ। लिनशियाओ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। क्या कोई काम है प्रेसिडेंट? वोनान ने मेरी कही बात का निचोड़ निकाला। नए एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए कंपनी के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना, इस तरह के मैनेजर को कंपनी में बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत है। और अगर हम ऐसा करते हैं, जब असिस्टेंट कॉपियां बनाना शुरू करेगा तो मैं जाकर उसे चोरी के सामान के साथ पकड़ लूंगा और नौकरी से निकाल दूंगा। इस तरह बात का कोई मतलब बनेगा? वो नान न्यान ने उसे एक सेकंड के लिए देखा। देखो, कंपनी के रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल का मामला तुम संभालो। मैं ये जांच भी तुम्हें ही सौंपती हूँ। वो ग्रुप में किसी भी तरह के दीमक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, समझे? हम लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से एक एक बंदा असाइन करेंगे। तीनों प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। वे कॉपी कर रहे हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये जो वे कॉपी कर रहे हैं, उस पल मुझे सब समझ आ गया। लीडर सोन ने मुझसे उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए कहा था जो मैंने बैकअप के लिए अरेंज किए थे। सोनत्यांगे का दिल अचानक बैठ गया। लीडर सोन, क्या ये आपने अरेंज किया था? असिस्टेंट लिन, मैंने तो बस उससे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने को कहा था। मैंने उससे कॉपी करने को नहीं कहा था। शायद उसने सोचा होगा कि बैकअप के लिए इसकी जरूरत है। कोई बात नहीं, बस फुटेज चेक करो, आज की रिकॉर्डिंग चेक करो। देखते हैं लीडर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। फॉरेंसिक टीम ने तेजी से काम किया। लिन शियाओ ने रिकॉर्डिंग चेक की। वह सोनत्यांगे की तरफ मुड़ा। क्या लीडर सोन कुछ और कहना चाहते हैं? लिन शियाओ ने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कहा, पिछले कुछ महीनों की रिकॉर्डिंग भी निकालो। मैं देखना चाहता हूं कि लीडर सोन डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। लिन शियाओ ने सीधे मिसेस वो को फोन मिलाया। प्रेसिडेंट, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकती हैं?
मिसेस वो बहुत जल्दी आ गई। उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, फिर सोन त्यांगे की तरफ देखा। सोन त्यांगे, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अपना सामान समेटो, तुम अभी जा रहे हो। प्रेसिडेंट वुनान न्यान ने सेब की तरफ इशारा किया। और इन 3 लोगों को भी। विकी, एक नजर डालो। मैं मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। लिन ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से कहा, सामान समेटते वक्त इन पर नजर रखो, हमें आज ही इनके टर्मिनेशन की कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। सोन त्यांगे ने मुझे एक गुस्से भरी नजर से देखा और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। बाकी तीनों ने भी यही किया। प्रेसिडेंट के ऑफिस में लिन शियाओ मिसेस वो की डेस्क के सामने खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट, ये तो एक हीरो की तरह बचाने जैसा हुआ। फालतू बातें मत करो, जितनी जल्दी हो सके एक नया लीडर ढूंढो। ऑफिस बिना लीडरशिप के नहीं रह सकता, उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम उसे ऑफिस में लाते हैं तो उसे डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। उसे साफ साफ बता दो, प्रेसिडेंट ऑफिस का काम पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जैसा नहीं है। लोगों और मामलों के साथ निष्पक्ष और साफ रहना होगा। इस बार मैं उस पर करीब से नजर रखूंगी। मैं कभी कभार चक्कर लगा लिया करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। मैं ध्यान रखूंगी कि वह असिस्टेंट ठीक ठाक रहे। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। अगले दिन प्रेसिडेंट ऑफिस का नया लीडर आ गया। हेलो एवरीवन, मैं ली सांग हूँ, प्रेसिडेंट ऑफिस का नया लीडर। अगर काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। मेरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, मैं काम से मतलब रखता हूँ, इंसान से नहीं। सब अपनी अपनी जगह ईमानदारी से काम करें। दोपहर 2:30 बजे लगभग 50 साल की एक औरत प्रेसिडेंट ऑफिस में दाखिल हुई। उनके पीछे एक असिस्टेंट भी था। ली सांग सबसे पहले उठकर खड़ी हुई। प्रेसिडेंट! सब लोग खड़े हो गए। आप लोग बैठ जाइए, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर लगाने आई थी, घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी नजर मुझ पर टिकी। वह चलकर मेरी डेस्क के सामने आकर रुक गई। तुम ली चेन हो ना? हेलो प्रेसिडेंट। ओलान मेरे पास बैठ गई और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम थोड़े दुबले लग रहे हो और तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। प्रेसिडेंट मेरी इतनी चिंता कर रही है। मैंने सुना है कि पहले दिन तुम्हारे साथ बुलिंग हुई थी, मैंने वह मामला निपटा दिया है। अब सब लोग बहुत अच्छे हैं। ओलान ने सिर हिलाया। उनकी नजर मेरी मेज पर रखी बिस्किट की अनुपंड डिब्बी पर पड़ी। क्या तुम ये खाने वाले हो? मैंने दोपहर में ठीक से नहीं खाया था, वैसे तो कैफेटेरिया में काफी खाया था, लेकिन ये शाम को भूख लगने के लिए रखा है। ओलान ने नापसंदगी जताई और सिर हिलाया। सिर्फ काम पर ध्यान मत दो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। इसे ले जाओ और चाय बनाकर पी लेना। मैंने नीचे देखा। वह एक मशहूर ब्रांड का जिनसेंग था। प्रेसिडेंट, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम मुझसे इतने संकोच से बात करोगे? प्रेसिडेंट की नजरें बिल्कुल किसी दादी जैसी ममता भरी थीं। मैं थोड़ा हैरान रह गया। कहीं वुनान न्यान ने अपनी मम्मी को उस रात के बारे में बता तो नहीं दिया? मुझे नहीं लगता। एक अमीर खानदान के पेरेंट्स मुझ जैसे गरीब लड़के पर क्यों ध्यान देने लगे? लेकिन प्रेसिडेंट मेरे साथ इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आ रही हैं? क्या इसलिए कि मेरे साथ काम पर रैगिंग हुई थी? जैसे वह कंपनी की हेड होकर मुझे दिलासा देने आई हो। हाँ, बिल्कुल यही बात होगी। तुम ली के दोस्त हो ना? ओलान ने पास खड़े सहकर्मी से कहा। इसका थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। आप बेफिक्र रहिए प्रेसिडेंट, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अगर कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना। हेलो प्रेसिडेंट। थैंक यू प्रेसिडेंट। बाहर निकलते वक्त असिस्टेंट ने मुझे एक नज़र देखा। प्रेसिडेंट कर्मचारियों का हाल चाल लेने आई थी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो अपने होने वाले दामाद को देखने आई थी। लड़का तो अच्छा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तुम इस पर नज़र रखना, किसी दूसरी लड़की को इसके पास भटकने मत देना। आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इस पर पैनी नज़र है। मैं अगले हफ्ते बुधवार को वापस आऊंगी। उनके जाने के बाद सब लोग मुझसे दोस्ती करने के करीब आ गए। मैं भी अकड़ू नहीं बना। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, आगे आप लोगों के सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। अगले दिन दोपहर में कैफेटेरिया में एक ग्रुप बैठा हंस बोल रहा था। मैंने तिरछी नजर से देखा कि अधेड़ उम्र की एक औरत हाथ में ट्रे लिए इधर ही आ रही थी। लीजी का ट्रांसफर प्रेसिडेंट ऑफिस में हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सब कंपनी की सेवा के लिए है ना? वह सोन त्यांगे की भाभी थी। क्या ये वही नया बंदा है? मैंने बिना किसी जल्दबाजी के सॉस वाला मीट का टुकड़ा उठाया और चबाया। मम्मी बहन, हम एक दूसरे को जानते हैं। सच कहूं तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सोन त्यांगे को आपकी वजह से नौकरी से निकाला गया है। नहीं, आप सही नहीं कह रही हैं। सोन त्यांगे को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी खुद की नीयत में खोट था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने जा जाकर कान न भरे होते तो उसकी यह नौबत ना आती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्या आपको लगता है कि उसने जो किया वह सही था? लोगों को भड़काना बंद कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हें इस कंपनी में परमानेंट होना है तो तुम्हें आचार से होकर ही गुजरना पड़ेगा। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? तो फिर मैं अभी प्रेसिडेंट ऑफिस जाकर प्रेसिडेंट और असिस्टेंट लिन को ये बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट इस बारे में क्या सोचेंगे? तुम क्या सोचती हो? अगर तुम्हें ऐतराज है तो तुम असिस्टेंट लिन के पास जा सकती हो। जाओ, बॉस को ढूंढो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आगाह कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम कैमरे का सामना करने की हिम्मत रखो। आखिरकार वहां सबूत मौजूद है। पास खड़े किसी बंदे से हंसी रोकी नहीं गई। इसके बाद पूरा कैफेटेरिया ठहाकों से गूंज उठा। रेन्ना ने मुझे गुस्से से घूरा, ट्रे पटकी और बोली, देख लूंगी तुम्हें, और मुड़कर चली गई। बॉस, अंदाजा लगाइए मैंने कैफेटेरिया में क्या देखा। नए असिस्टेंट ने सोन त्यांगे की भाभी की बोलती ऐसे बंद कर दी जैसे वो कोई बच्ची हो। पूरा कैफेटेरिया ठहाके मार रहा था।
3 सेकंड बाद वोनान न्यान ने बस एक शब्द में रिप्लाई किया, हम्म। आप ये नहीं पूछेंगे कि जंग कैसी रही? पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वही जीता होगा। लिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, मामला तो दिलचस्प हो गया है, बॉस तो इस चक्कर में बहुत गहरे उतर चुके हैं। लिन ऑफिस वापस आया और उसने वोनान न्यान को पूरी बात बता दी। वोनान ने टेबल पर 2 बार उंगलियां थपथपाईं। रेन्ना एचआर में कब से काम कर रही है? 6 साल से। उसके बारे में छानबीन करो। लिन शियाओ ने सिर हिलाया। पहले उसने पिछले कुछ सालों के रेन्ना के वर्क रिकॉर्ड्स मंगवाए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से उससे जुड़े अप्रूवल प्रोसेस की फाइल्स भी निकलवाईं। दिन खत्म होने तक छानबीन पूरी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि सोन त्यांगे को एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 48 मार्क्स मिले थे। रूल ये है कि 60 से कम पाने वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में डाल दिया गया। 3 इंटरव्यूअर्स में से 2 रेन्ना के आदमी थे। इसके अलावा रेन्ना ने पिछले 3 सालों में रिश्वत ली, लोगों के ट्रांसफर और प्रमोशन में हेरफेर किया। कुल मिलाकर लगभग 8,60,000 का घोटाला है। मुझे कल दोपहर तक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। क्या आज रात रेन्ना पर नजर रखनी चाहिए? नहीं, उसे आज रात आराम से सोने दो। अगले दिन दोपहर में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वोनान न्यान के सामने रखी थी। वोनान ने उसे पढ़ा और काफी देर तक खामोश रही। कुछ कंपनियां सिर्फ बड़े फैसलों की गलतियों से ही नहीं डूबती, बल्कि इन छोटी छोटी चोरियों से भी तबाह हो जाती हैं। पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। ये तो सिर्फ वे हैं जो पकड़े गए और जिनका पता ही नहीं चला। क्या लीगल डिपार्टमेंट के वकील साहब यहाँ हैं? उन्हें मेरे ऑफिस बुलाओ। दोपहर 2 बजे एचआर डिपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खुला। रेन्ना, जो पहले से ही घबराई हुई थी, ने नजर उठाई। उसने देखा कि लिन शियाओ के पीछे 2 लोग वर्दी में आ रहे थे। उसका सिर चकरा गया। ये क्या हो रहा है? क्या आप पर गबन और रिश्वतखोरी का शक है? कंपनी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ये दोनों क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। कृपया जांच में सहयोग करें। रेन्ना का हाथ कांप गया, कुर्सी पीछे खिसक गई। असिस्टेंट लिन, ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लिन शियाओ ने सिर हिलाया। पिछले कुछ सालों में तुमने जो भी किया है, कंपनी के पास उसके सारे एविडेंस हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह नाइंसाफी है तो इन ऑफिसर्स से बात कर लो। रेन्ना का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। दोनों पुलिस वाले आगे बढ़े। मैडम प्लीज हमारे साथ चलिए। असिस्टेंट लिन, मुझसे बस एक पल की गलती हो गई थी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मत ले जाने दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि कंपनी में यह खबर आग की तरह फैल गई। सुना तुमने? एचआर डिपार्टमेंट की रेन्ना को पुलिस रिश्वत के जुर्म में ले गई। इसी लायक थी वह। अब जाकर सही जांच हुई है। प्रेसिडेंट खुद इस मामले को देख रहे हैं। रेनली ने अचानक चिल्लाकर कहा, मैं तो शॉक में हूँ। कंपनी का इंटरनल फोरम देखो। रेन्ना अरेस्ट हो चुकी है। उस पर 8 लाख से ज्यादा की रिश्वत का खुलासा हुआ है। इतनी जल्दी? कल ही तो कैफेटेरिया में शेख ही बघार रही थी और आज अंदर हो गई। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्म। कहीं यह सब कल वाले ड्रामे की वजह से तो नहीं हुआ ली चेन? उसमें मेरा क्या लेना देना? अगर वह बेकसूर होती तो उसे जांच का डर नहीं होता। अगर उसके हाथ खुद गंदे हैं तो इसमें दूसरों का क्या कसूर? बात तो सही लगती है, लेकिन टाइमिंग बड़ी कमाल की है। प्रेसिडेंट, आप जो कह रहे हैं वह खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। अगर वह कैफेटेरिया में पंगा लेने ना आती और ली चेन को धमकी न देती तो हम इतनी गहराई से जांच ही नहीं करते। कंपनी में अंदर तक सफाई अभियान शुरू करो। इसे तुरंत ऑर्गेनाइज करो। एचआर और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से शुरुआत करो। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स ही करप्ट हैं तो पूरी कंपनी साफ नहीं रह सकती। समझ गया। अगले हफ्ते तक मैं इस काम में पूरी तरह ढल गया। ली सांग ने प्राइवेट में लिन शियाओ से जिक्र किया कि नया असिस्टेंट काम में बहुत तेज और दिमाग का काफी एक्टिव है। लिन शियाओ ने तुरंत यह बात वोनान न्यान को बता दी। वोनान न्यान यह सुनकर मुस्कुरा दी। लिन शियाओ ने मन ही मन सोचा, चलो ऐसे ही लगे रहो। आखिरकार शुक्रवार को छुट्टी का वक्त हो गया। वीकेंड का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं अपनी मेज के डॉक्यूमेंट्स समेट रहा हूँ, घर जाऊंगा। और तुम्हारा? अरे, मेरी आंट ने किसी से मेरी डेट फिक्स कराई है। तुमने हाँ कह दी? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ वार्निंग दी है। मैंने उनसे कह दिया कि अगर मुझसे दोबारा वही सब करवाया गया तो मैं सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से जाऊंगा। मुझे किसी के साथ डेट पर नहीं जाना, वरना वे मुझे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देंगे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। क्या तुमने सच में पिछली बार ऐसा किया था? हाँ, और वह बंदा छिड़कर चला गया। मैं भी मुड़ा और निकल आया। जब मेरी मम्मी को पता चला तो उन्होंने मुझे 3 दिन तक डांटा। इस बार थोड़ा संभल कर रहना। कम से कम जाने से पहले खाना तो खा लेना। क्या तुम कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकते? क्या पता इस बार सब ठीक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिल तुम भरोगे। काश इस बार कोई नॉर्मल इंसान मिल जाए। मेरी ये डेटिंग वाली मुश्किल जिंदगी खत्म हो। दूर से ही वे दोनों लिफ्ट के दरवाजे पर किसी को देखते हैं। वो शख्स अपने कदम रोकता है। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाता है, डायरेक्टर भी वही है। मैं अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदले बिना उसी तरफ बढ़ता हूँ। हेलो डायरेक्टर। वोनान न्यान तिरछी नजरों से देखती है। लिफ्ट नीचे आ रही है। हर फ्लोर पर कोई ना कोई चढ़ रहा है। वोनान न्यान और मैं तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाइप कर देना।